सारी कौन लिखता है यार? सारी डिग्रीज कौन लिखता है ऐसे नेम प्लेट पे? आई मीन नहीं नहीं नहीं, सी एस एडवोकेट तीनों लिख रखा है। मतलब जैसे अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो मैंने सी एस एडवोकेट ही मेंशन कर रखा है ज़्यादा तो, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। या फिर सी एस सी एम ए एंड एडवोकेट। सी एम ए का कोर्स क्या रहता है? प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है उसमें। कॉस्टिंग वगैरह, एफ एम वगैरह, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। नहीं यार, एक साथ तो नहीं, अलग अलग करके करे थे। अलग अलग ऐसे किए थे मैंने कि सबसे पहले मैंने सीए के अंदर एंट्री ली, सीए का आईपीसीसी क्लियर किया। आईपीसीसी क्लियर करने के बाद में मैंने सीएस के अंदर एग्ज़ाम दिया था। तो सीएस का जो एग्ज़ाम है ना, वो मैंने सीएस फाउंडेशन था हम लोग के टाइम पे, तो सीएस फाउंडेशन दिया था मैंने इसके अंदर। सीएस फाउंडेशन में मेरा जयपुर में रैंक था। फिर सीएस एग्जीक्यूटिव दिया और सीएस प्रोफेशनल दे दिया। तो ये लगे हाथ हो ही गया। उसके 6 महीने के बाद मेरा सीए का अटेम्प्ट था। तो जब मेरा सीएस का एग्जीक्यूटिव हो गया था ना, उसके बाद मैंने सीएमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उससे एग्जेम्पशन मिल गई थी। फिर मेरा सीएस जब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने सीएमए के अंदर सीएमए का इंटर दिया था। तो सीएमए के इंटर में कुल मिला के सब्जेक्ट्स होते हैं 8, और मेरे को 3 सब्जेक्ट्स की एग्जेम्पशन मिल गई थी, तो मेरे को देने पड़े थे सिर्फ 5। नहीं, मैंने नहीं करी थी। मतलब नहीं करी, मैंने नहीं करी, मैं अगर वैसे देखा जाए तो मैं अपने नाम के आगे जो सी एस यूज़ करता है ना, तो मैं पी सी एस वगैरह थोड़ी यू लगाता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ कि अपने नाम के आगे पी सी एस लगा रहा हूँ भाई। मैं पी सी एस थोड़ी हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी हूँ। ठीक है, मैं प्रैक्टिसिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इंटर्नशिप नहीं करी है उसकी, इसलिए। मैं एक सिर्फ एल सी एस हूँ। एल सी एस मतलब जिन्होंने सी एस की डिग्री ले ली है, ठीक है, और डिग्री लेने के बाद वो सी एस के काम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब आई डोंट हैव अ मेंबरशिप ऑफ सी एस इंस्टीट्यूट, आई हैव अ मेंबरशिप ऑफ सी ए इंस्टीट्यूट ओनली। मैं सी ए इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, मेरे पास मैंने पढ़ाई सी एस की भी कर रखी है, सी एम ए की भी कर रखी है, बट मैंने उनकी मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि मेंबरशिप लेने का कोई मतलब नहीं निकलता। फालतू के पैसे लगते हैं हर साल मेंबरशिप के, और कोई वो कुछ मिलता नहीं ना मेरे को। मैं मेंबरशिप कैसे लूँ? मेंबरशिप लेने के टाइम पे वो देल भी लाइक कि सर आपको इंटर्नशिप आपने कंप्लीट नहीं करी है, आप सी एस, वैसे सी एस बनने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के लिए पहले इंटर्नशिप कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो वो मैंने करी नहीं इंटर्नशिप। ठीक है, फिर सीएमए की बात करते हैं। सीएमए के अंदर भी क्या कंपलसरी है, फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले आपकी 6 मंथ्स की कंप्लीटेड इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो इंटर्नशिप क्या है, मैंने हमारी बिजनेस में, मतलब मेरे चाचा के बिजनेस में, ठीक है, कज़न चाचा के बिजनेस में दिखा दी थी। ठीक है, कि आप मेरे को लेटर हेड पे लिख के दे देना कि मैं आपके पास 6 महीने से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही लिख के दे दिया, तो फिर मैंने वो लगा अप्लाई करके सीएमए फाइनल के एग्ज़ाम दे दिया था। उससे मैं सीएमए, अच्छा, उसमें भी मेरे को 5 ही एग्ज़ाम देने पड़े 8 में से, क्योंकि 3 का मेरे को एग्जामेशन मिल गया था। एग्जामेशन कौन कौन से में मिल जाता है? वो जो जो पेपर आपके कॉमन हो जाते हैं ना सीएस से, जैसे टैक्स के पेपर में मिला था आई गेस, लॉ के पेपर में मिला था, और एक और पेपर में मिला था। 3 पेपर एग्जाम्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो एग्जाम्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने सीएस कर रखा है और फिर आप सीएमए करते हो, सो यू गेट एन एग्जाम्पशन ऑफ अराउंड 10 सब्जेक्ट्स। हाँ, टोटल 10 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। 20 में से 10 का एग्जाम्पशन मिल गया, तो फाउंडेशन के 4, इंटर के 3 और फाइनल के 3, तो हो गए ना 10 सब्जेक्ट्स। तो आपको देना ही इंटर के 5 सब्जेक्ट्स और फाइनल के 5 सब्जेक्ट्स। अरे बहुत बड़ा आराम मिलता है भाई, 10 सब्जेक्ट्स ही देने से 20 में से, आपके कितना टाइम तो सेव हो गया। इसीलिए मैंने सीएमए कर लिया था, ये लालच के अंदर। ठीक है, एसीसीए में भी एग्जेम्पशन मिलता है आपको। आपको सीपीए के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है, व्हेन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको सीपीए के वो 20-25 पेपर्स ना दे के, बस अभी से आप चालू करते हो सीपीए में तो आपको बहुत सारे पेपर देने पड़ेंगे, बट वहाँ पे 4 से 5 पेपर देने पड़ेंगे सीपीए, नहीं 4-5 है यार, 3 तो नहीं है, ज़्यादा है। हाँ, सीए करते हैं तो नहीं नहीं नहीं, सीए के अंदर सीए से सीएस का कोई लेना देना नहीं है।
सिर्फ सीए फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो एक्चुअली वो CSEET आ गया अब तो इनका, तो उससे कोई एग्जामेशन नहीं है, वो तो आपको देना ही पड़ता है, वो बेसिक पेपर होता है। एक प्रोफेशनल डिग्री को एक बार में कंटिन्यू कर सकते हैं, बस ये है। नहीं, जैसे अगर आप बीकॉम कर रहे हो ना, तो बीकॉम इज एकेडमिक डिग्री, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री, एक एकेडमिक डिग्री है। बीबीए को प्रोफेशनल डिग्री माना जा सकता है, एमबीए को प्रोफेशनल माना जा सकता है, मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो प्रोफेशनल मानी जाती है, ठीक है। अदरवाइज तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, नॉर्मल है, बैचलर्स डिग्री को इसका कोई लेवल नहीं होता, मतलब बैचलर्स डिग्री के साथ में आप एक प्रोफेशनल कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। सीए इज ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, CA CMA इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर माना जाता है, इसलिए बैचलर्स डिग्री के साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चल सकती है। ओके, और यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से तो आप, नए नॉर्म्स आ गए इनके तो वैसे भी, ठीक है, आप 2 डिग्री एक साथ कंटिन्यू कर दे सकते हो बैचलरेट में, ठीक है। हाँ, ये तो यार, ये तो बीकॉम होने के बाद किया था मैंने। हाँ हाँ, पूरे पेपर दिए थे भाई, 3 साल पेपर लगे थे, 10 10 10 30 पेपर लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत एग्ज़ाम दिए मैंने, बहुत एग्ज़ाम। और ज़िंदगी मेरी आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में निकल जाती है, अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं। हाँ। किसका? LLB का? नहीं, इतना तो कोई टिपिकल पेपर नहीं आता। सुनो, मीटिंग मैंने चालू ही नहीं करी यार, बच्चे सोचेंगे सर आए नहीं। अब मैं तो आए कितनी देर हो गई। हाँ, किसमें? CFA में? यार CFA का कोई एग्जामेशन नहीं है भाई, CFA में कोई एग्जामेशन नहीं है इससे। CFA की तो फीस और बढ़ गई, पहले CFA में फीस लगती है 1.5 लाख रुपए, अभी डॉलर महंगा हो गया और फीस भी बढ़ा दी उन्होंने, 2.5 लाख रुपए की फीस हो गई CFA की। हाँ, नहीं बहुत महंगा तो कहाँ है यार, CA तो सस्ता ही है। कहाँ महंगा है भाई, तुम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो CFA। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नहीं, एक सेकंड, नहीं है। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर? आगे आपको समझ में, ये तो इस तरीके से क्या है, ये मल्टीपल डिग्रीज हो गई थी। ऐसा कर सकते थे यार, किसी को पता नहीं चलता, पूरी दुनिया ही करती है। कहाँ से होंगे? मैं 21 का भी नहीं हुआ था जब मेरा CS हो गया था। हाँ, मतलब मैंने 21 का ही हुआ था एग्जैक्ट, ये मान लो 21 का हो गया था, 21 का था जब मैं CS था, 21 की उम्र में CS हो गया था मेरा। हाँ, सबसे पहले मेरा CS हुआ था, फिर 22.5 की उम्र में मेरा CA हुआ था, 22.5, ऐसा, 22.5 से 23 की उम्र में CA हो गया था। तो मान लो कुछ 23 की उम्र में CMA हो गया होगा, 24 की उम्र में LLB हो गया होगा। 24 साढ़े 24 में जल्दी चालू कर दिया था मैंने, मतलब मैं अर्ली स्कूल चला गया था, मतलब अर्ली स्कूल मतलब वो जो होते हैं ना, कि जो 12th में भी 16 साल के होते हैं, वही था मैं। हाँ, किताबी कीड़ा नहीं था, घर वालों ने जल्दी स्कूल में डाल दिया था, जहाँ पे क्लास के बच्चे भी आपके लिए भैया ही है। वो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो 18 18 टच कर रहे हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे 2 छोटी छोटी दाढ़ी लेके 16 पे हो। ठीक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी आई है, ठीक है, यहाँ से 4 5 निकल रही है। 16 साल की उम्र में, तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कुछ। 12th में आई वॉज 16 years old, ठीक है। एक्चुअली मैं दिसंबर बॉर्न हूँ, ये दिसंबर बॉर्न वालों के साथ ऐसा होता है, या तो तुम एक साल लेट जाते हो, या तुम एक साल जल्दी चले जाते हो, और मेरे घर वालों ने मेरे को जल्दी भेज दिया था। इसलिए, सो दिस हैपेंड विथ मी, इसलिए ऐसा हो गया। तो इसलिए क्या है, वो सही उम्र का वो मेरे को मिल गया गैप, दैट इज़ वाई।
तो सीए के अंदर मैंने 17 साल की उम्र में एंट्री मार ली, 17 में मेरा आईपीसीसी हो गया। भाई 16 साल की उम्र में मेरा 12th हो गया था ना, तो 12th हुआ, 12th के बाद सीपीटी में 2 महीने, हमारा सीपीटी था ना, हमारा फाउंडेशन थोड़ी था, 6 6 महीने थोड़ी जाते थे, 2 महीने में तो हम लोग इंटर में आ जाते थे, आईपीसीसी में आ जाते थे 9 महीने बाद आईपीसीसी या 10 महीने बाद आईपीसीसी का एग्जाम। तो 17 17.5 ही तो हुआ। तो यही तो मैं कह रहा था आपको। हाँ, शर्म से इसमें कोई बात नहीं है यार, क्या फर्क पड़ता है। अब नहीं डालते, हर हर किसी के घर वाले नहीं जल्दी डालते, मेरे घर वालों ने 1 साल जल्दी डाल दिया था मेरे को, नहीं तो क्या होता है 1 साल लेट होता और कुछ नहीं होता। हाँ, चॉइस नहीं थी, वही तो मैं कह रहा हूँ आप लोग को कि अब ये चीजें बदल गई है। पहले अलग थी, सीपीटी में अलग थी यार, सीपीटी में चीजें अलग रहती है, कोई बात नहीं, चलो। अभी उसके बाद फटाफट से आगे से देखेंगे अपन, डेफिनेशन बताएंगे एक बार आप। Audit is an audit means an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size and legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ओके, उसके बाद अकाउंट्स बनाए जाएंगे 6 रीजंस के, मतलब 6 चीजों का ध्यान में रखते हुए कि अकाउंट्स में सबसे पहले क्या हुए हैं, अकाउंट्स जो आपने ड्रॉ किए हैं विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज जो होगी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड ऑडिट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। उसके बाद बोलता है कुछ भी चीज ओमिट नहीं होनी चाहिए और कुछ भी कंपाइलेशन के टाइम पे ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है, विच इज फाउंड प्लेस इन दी स्टेटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन कन्वेड क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है, सीडीडी आ जाता है इसके अंदर, और फिर आ जाता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल स्टेटमेंट्स एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उसके बाद अपन ने देखा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स और नॉट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। उसके बाद आता है टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब मेरी बात सुन लो, ठीक है, फटाफट से। हाँ जी, तो अभी अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में। कल मैंने आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रिपेयर करवाए थे, ठीक है, कुल मिला के कल अपन ने 26 अपन ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अपन ने लिख लिए। 26 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आपने लिखे हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। अब देखो बात समझना, 26 एसेज आपने लिख लिए। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग के 10 याद करके आने के लिए, 8, नॉट इवन 10, 200 से लेकर 300 की सीरीज तक। ऑनेस्टली बताओ किस किसने याद नहीं किया, क्यों सर? एक बार सर नजर डाल के देखना, सिर्फ क्लास में सिर्फ आप ही का हाथ ऊपर हुआ है। मेरे को सर कल याद चाहिए, पक्की बात, ठीक है। चलो आप बताओ, सारे बताओ। वेरी गुड। 201 नहीं है कोई? हाँ, 210। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, वेरी गुड। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल, वेरी गुड, वेरी गुड। 250 से आप बताइए सर, बैठ के बता दो, नहीं आए तो खड़े हो जाना। ऐसे 250 के बाद सीधे 299 है क्या? ठीक है, ऑडिट प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट, ठीक है। आप बताओ, नहीं आप नहीं, आप बताओ। हाँ, 200 से चालू करो। हम्म, वेरी गुड, वो भी चला गया हाथ से, बोलो अब।
हाँ ठीक है ठीक है। आप चाहो आप बताओ। हाँ ब्लू, ब्लू टी शर्ट। यस। हाँ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड एंड एरर्स इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है। हाँ पहले 260 और 265 भी होते थे, वो भी हटा दिए। मैंने बताया था ना आपको, बहुत सारे ऐसे ही हटा दिए आपके। 260, 265, इधर से 400 की सीरीज में कुछ कुछ हटा दिया, उधर से मैंने आपको बता दिया था। 300 की सीरीज में एक हटा दिया 330 का। 600 की सीरीज में वो हटा दिया 600, 610 है अपने कोर्स में। 600 और 620 दोनों हटा दिए। ठीक है, इस काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स अपने कोर्स से हटा दिए गए हैं। हाँ सर आप बताओ। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है वेरी गुड। 230 से बताइए पीछे पीछे। हाँ। हम्म। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230। शाबाश। शाबाश। ठीक है चलो, आज इतने ही लोगों से पूछते हैं। ठीक है। अब कल आपको सीरीज याद करनी है। अपन ने 200 से लेकर 300 तक याद कर लिया। 300 कंप्लीट कर लेना। ठीक है। अरे सुन तो लो, एक बार सुनो तो सही। 300 और 500 कंप्लीट कर लेना। और तो 500 छोटे छोटे से भी तो है। 200 का जो पहला वाला है उतने में तो पूरे 500 निपट जाएंगे। यार 500 की पूरी याद कर लो, 300 की छोड़ दो। 300 की अगली बार में याद कर लेना, 300 के जो बचे हुए हैं। ठीक है। हाँ तो वो अगली बार में याद कर लेना, मेरे को चलेगा, मगर मेरे को 500 की सीरीज एक साथ चाहिए। कल पूरी 500 की सीरीज, इतना चल जाएगा। ठीक है, 500, 501, 505। ठीक है, 300 भी ले लो। अरे चलो, 300 वॉलेंट्री है। ठीक है, जिसको याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कल कर लेना। 500 तो कंपलसरी है। ओके बराबर। और सर सबसे पहले कल आप ही से पूछूंगा। ठीक है। हाँ चलिए, अब देखिए, अब सर आपने क्यों याद कराया, देखिए मैंने इसलिए याद कराया। रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड बाय एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ब्रैकेट में आप लिखेंगे ऐसे 700, ऐसे 700। सर ये क्यों लिखा है? यही है वो मैजिकल ट्रिक जो सबको पता नहीं होती है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने सबको बताई है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है और वो नंबर खो देते हैं। हाँ ये तो मैंने पहले से ही चालू कर दिया था ऐसे, इसका इंट्रोडक्शन देना आप लोग को। बट आप समझ रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने क्या करा, जैसे मैंने ऊपर तो रेफरेंस लिख दिया ऐसे 200 का। बट जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ ना, उसके अगर बीच में ऐसे इसका कोई रेफरेंस आता है, तो मेरे को वहां पे भी ऐसे इसका रेफरेंस देना चाहिए। दिस इज रिकमेंडेटरी। समझ आ रहे हैं? जैसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो ऐसे 500। समझ आया? ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो अंडरलाइन करके लिख दिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया ऐसे 500। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर वो एग्जामिनर बोलता है सर यहाँ पे ऐसे 500 क्यों लिखा, तो वो इसलिए लिखा है कि ये जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ना, इसका रेफरेंस हमने ऐसे 500 से उठाया है। समझ आया? इसका रेफरेंस जो उठाया गया है वो ऐसे 500 से उठाया गया है। इससे क्या होगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि जहां पे भी आपने इस तरीके की चीजें मेंशन कर दी है, वहां पे एग्जामिनर का ये क्या, ये चीज है एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करती है। आपको नंबर क्या मिलते हैं पता है आपको? आपको नंबर मिलते हैं जैसा आप लिख के आते हो उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। अगर अच्छा कंटेंट होगा तो अच्छे नंबर, खराब कंटेंट तो खराब नंबर। मैं एग्जाम जब दे के आता था ना, तो मैं आपको बताता हूँ,
मैं घर पहुंचता था, घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मेरा, आप सबका यही काम होता है, सबसे पहले अपने कॉपीज चेक करते हैं, वो अपना पेपर चेक करते हैं कि कैसा गया। तो मैं घर आता था, मम्मी साथ में बैठ जाती थी, बोले कैसा गया, मैं बता देता था उनको, ये देखो ये मेरा अकाउंट्स का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, इसमें मेरे को इतने नंबर मिलेंगे, ये फुल है, फुल है, फुल है, फुल है, इसमें इतने नंबर कटने चाहिए, ठीक है। और जो मेरा रिजल्ट आता था ना, वो समवेयर उससे एक आधा नंबर ज़्यादा, एक आधा नंबर कम होता था, उतना ही फॉल करता था। मतलब अगर मैंने 100 में से बोले कि मेरे को 70 मिलेंगे, तो या तो मेरे 67, 65, 68 ऐसे कुछ आ रहे हैं, 71, 72 आ रहे हैं। और मेरे साथ थियरी में भी यही सीन होता था कि मैंने कहा इसमें तो बिल्कुल नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि मैंने रेफरेंसेस हर जगह लिखे हैं, मैंने लॉ, मैंने सेक्शंस, रेफरेंसेस हर जगह मेंशन किए हैं, तो मेरे तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। आप लोग एक काम करना, घर जाके छोटा सा एक चार्ट बनाना, छोटा सा तो क्या है, एक चार्ट बना लेना, ठीक है। A4 A3 शीट जो आती है ना, करीब इतनी जो ये है, मेरे हिसाब से इसका डबल होता है A3, भाई A3 A4 का डबल होता है, फिर A2 A3 का डबल होता है, फिर A1 इज लाइक डबल ऑफ A2, ठीक है। तो चार्ट पेपर जो होता है वो, तो आपको क्या करना है, आपको A3 शीट लेनी है एक, उस A3 शीट पे अपने सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आ जाए और उसको चिपका लो अपने स्टडी टेबल के पास में। और नॉट ओनली इन माई दिस सब्जेक्ट ऑफ माइंड, जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप ऐसा करिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वगैरह, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपने लिख दिए, सेक्शंस और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लिख दिए, और अपने पास में चिपका दो। हाँ, देख लेना कि वो चीज़ अलाउड है कि नहीं है घर में, वो देखो, वो आपके उसको आपको उस रेफरेंस से देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ अलाउड है, पॉसिबल है, तो आप इसको दीवार पे चिपकाओ, क्योंकि मेरा तो कमरा इसी तरीके से भरा हुआ था, ठीक है, टिल माई एग्जाम्स गेट ओवर, ठीक है। जब तक मेरे एग्जाम्स ओवर नहीं हुए थे, मैंने साफ साफ बोल दिया था कि अगर मेरे कमरे में मेरे को किसी की भी एंट्री नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे कमरे की झाड़ू भी मैं लगाऊंगा, पोछा भी मैं लगाऊंगा, मेरे कमरे में अगर कोई पेन भी इधर का उधर हुआ, किताबें भी इधर की उधर हुई, तो आपको पता है मम्मी, फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, मतलब मेरी पढ़ाइयों की चीज़ें इधर उधर हो जाती है। मैंने दीवारों पे पूरे चार्ट्स भर रखे थे भाई, मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करता था यूं ये हो गया, चलते चलते हो गया यूं पढ़ता था मैं कई बार तो, ठीक है, कि बोले क्या यार, बहुत बैठ लिया यार। और मैं ऐसे क्या कहता था, मैं आपको बताता हूँ, इधर मेरा बेड है, इधर मैंने गद्दा लगा रखा है, ठीक है, गद्दा लगा रखा है थोड़ा पतला, इतना, क्योंकि अपने को क्या है, बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं देना, ये क्या है, बॉडी को रिलैक्सेशन की आदत हो जाती है, इट फील्स लाइक यार यार कंफर्ट है, सो जाना भाई। अपने को क्या है, अपन तू तकलीफ में रहे भाई, अपन चौकी पे पढ़ते थे, चौकी पे बैठ के जो पढ़ाई होती है ना भाई, वो स्टडी टेबल पे वो मज़ा नहीं है, जो बैठ के पीछे एक क्वेश्चन लगा के, ठीक है, चौकी पे बैठ के कमर सीधी रख के, उसके बाद जो, ठीक है, पैर सीधे करके जो पढ़ाई करने में होता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, दो दो चौकी ले आया था, एक हमारे पास पड़ी थी, वो दादी से ले आया था मैं, ठीक है, और सब सब तू ले ले और इस तरीके से मैं पढ़ता था, मतलब मेरे को, हाँ कि ठीक है, और साथ में मेरे को मेरी किताबें भी साथ में चाहिए होती थी, आई आई वॉन्टेड ऑल माई बुक्स टू बी विथ मी, मेरी सारी बुक्स इधर उधर पड़ी, मतलब इधर उधर, मतलब इधर ही पड़ी रहती थी, ये मेरा अकाउंट्स का कंटेंट है, दिस इज माय इकोनॉमिक, दिस इज माय कॉस्टिंग, दिस इज माय एफएम, दिस इज दिस बुक, दिस इज दैट बुक, ठीक है, ये सारे के सारी रजिस्टर्स मैंने भर रखे हैं, पूरा पूरा ऐसे रखा रहता था, और नई स्टेशनरी भी बगल में रखी है, ऐसे करके। तो ऐसे अपने बिल्कुल एकदम क्लियर था मैं चीज़ों को लेके, मेरे को ऐसे ही पढ़ना है, मेरे को तरीके से पढ़ना है, मेरे को नहीं पढ़ना है स्टडी टेबल पे बैठ के, या मेरे को बेड पे बैठ के बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। और 50% ऑफ द टाइम तो मैं वहीं सो जाता था, नहीं है, पता ही नहीं लगता था, ध्यान ही नहीं रहता था, 50% ऑफ द टाइम, ठीक है, पीछे। आज भी मेरी इतनी हैबिट हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ, आधे से ज़्यादा टाइम मैं बैठ के सो जाता हूँ, आधे से ज़्यादा टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम गोइंग इन द ऑफिस और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हेडेक हो रहा है मेरे को अब, ठीक है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बस अपनी चेयर पे 5 मिनट बस रिलैक्स कर लूंगा, आगे बंद करी, 5-10 मिनट सोया, उसके बाद उठ के काम करना चालू। दिस इज स्टिल माई हैबिट, मैं, मेरे को नहीं है इतना टाइम मेरे पास, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको लग रहा है कि सीए बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बेटा सीए बनने के बाद और ज़्यादा है, सक्सेसफुल होना है तो
नौकरी करनी है 10-15 लाख तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर खुद का कुछ करना है तो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। और सीए नहीं हुआ तो उससे ज्यादा कहीं और मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा भी इतना नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि अभी से मेहनत कर लो। चलो समझ आ गया ना, चीजों का ध्यान रखना है बेटा। और ये चीजें ना थोड़ी सी एफर्ट्स लगाई करो, लिखोगे, चार्ट्स बनाओगे, सेक्शंस भी चिपकाओगे, सब याद रहेगा भाई। ये कोई नहीं बताता बच्चा, जैसे किसी अगर आपका आपका कोई फ्रेंड है, टॉपर है, ये चीजें वो भी फॉलो करता है, बट वो बताता नहीं है कभी, तो उसको लगता है कि मेरी ट्रिक्स मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। भाई मैं तो ऐसे ही करता था, मैं तो दीवारें गंदी करता था। मम्मी तो बोलती बचपन में तूने इतनी दीवारें गंदी नहीं करी जितने तू बड़े होके कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई तकलीफ आपको? बोले नहीं। मैंने कहा फिर बस बात खत्म। मैं इस तरीके से चिपका लेता था यार चार्ट्स, और मेरे को सब याद हो जाता था उससे। एक्चुअली ये टेक्निक है, दिस इज साइंटिफिक टेक्निक। जिन लोगों को ऐसे जल्दी से रटा नहीं जाता ना, उनके लिए टेक्निक बेस्ट है। और दूसरी चीज मैंने आपको थ्योरी पढ़ने का ट्रिक बताया भी था, 3-4 पेजेस डेली लेके मैं आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे। आई यूज टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट रीजन फॉर माई सक्सेस। सो आई शुड से यू दिस थिंग कि आप भी ऐसा करा करो। जब आप टाइम वेस्ट करते हो ना अपना फोन चलाने में, तो बेटर है कि फोन चलाने की बेटर है कि कुछ लिखो और लिख के उसको दीवार पे चिपका दो। कुछ डिफरेंट एक्टिविटी भी करी जो आपकी नॉर्मल पढ़ाई से भी अलग था, तो आपको कहीं इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। नहीं तो ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है, अपन पढ़ रहे हैं बोर हो जाएंगे। बट मैंने बढ़िया तरीके से अच्छे से थोड़ा ठीक हैंड राइटिंग में चार्ट बनाया, क्योंकि मेरे को फ्यूचर रेफरेंस में भी तो यूज करना है ना इसे आज ही थोड़ी करना है कि लिख लिख के याद कर, नहीं, मेरे को पता है कि मेरे को ये 6 महीने काम आएगा। तो मैंने अच्छी राइटिंग में चार्ट बनाया, और चार्ट बना के मैंने उसे तरीके से चिपकाया, ठीक है, इस तरीके से कि दीवार भी ज्यादा खराब ना हो, ठीक है, हो तो भी ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसे ऐसे मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाता था। इससे क्या होता था कि टेप उखाड़ के सीधे निकल जाएगा, वो पेंट भी उतरेगा, वो तो पता है, बट वो उतर जाएगा। अगर आप उसको फेविकॉल लगा के दीवार पे चिपका दोगे ना, तो भाई फिर वो जो लेबर आएगा ना, वो अलग से अलग, सर इस दीवार के सर 10,000 रुपए लगेंगे। वो भी इतनी सी दीवार के 10,000? बोले सर 10,000 का नहीं, 1,000 रुपए ले रहा हूं पेंट के, 10,000 तो जो आपने चिपकाए है उसको उतारने के लूंगा सर मैं। तो इसलिए वो डबल साइडेड टेप से मैं समझदारी से ऐसे चिपकाता था, ताकि वो यूं करते ही हट जाता था। पेंट उखड़ेगा बट वो पेंट करके सही हो जाएगा। तो इसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होता था, थोड़ा अलग भी लगता था कि हाँ जिंदगी में कुछ अलग किया, किताबों के अंदर ही कुछ अलग किया। तो उससे ना अच्छा फील गुड भी होता था। वो आप देखते हो ना सेटिस्फैक्टरी वीडियोस वगैरह, इट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फैक्शन, अच्छा लगता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं। उससे इंटरेस्ट भी डेवलप होता है पढ़ाई में, कुछ अलग भी हो पाता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि बेटा थोड़ा सा ना पढ़ाई के अंदर, अगर पॉसिबल नहीं है सर ये चीजें करना, हम तो पीजी में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, वो चलेगा। उसके लिए तुम टेप को यूज कर सकते हो, छोटा सा टेप लगा दिया हल्का सा, तुम वैसे भी कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कर सकते हो, ये चीज पॉसिबिलिटी है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, जैसे ही ग्रीन स्क्रीन लग रही है ना अपने यहाँ पे, तो वैसे ही 4 कील ठोको, पर्दा लगाओ एक, और उस पर्दे के ऊपर ऑल पेन से यूं लगा दो, चार्ट्स को चिपका दिया, ना तुम्हारा दीवार खराब होगा ना कुछ खराब होगा। हर चीज का रास्ता है जो तुम सोचना चाहो, मगर ये प्रॉपर चार्ट्स बन के इस पे आने चाहिए, और आने चाहिए, और आते टाइम पे ऐसे उसको रोज पढ़ोगे तुम, और बहुत इतना क्विकली रिवाइज होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी में खून के जैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, डेली पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ऐसा होना चाहिए पढ़ाई कि ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए अब, तब तुम शॉर्ट पास हो कंफर्म। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही बता रहा हूं मैं आपको, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। मस्ती मजाक थोड़ा ठीक है अपनी जगह पे, बट पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये हो गया था, स्कोप पे थे अपन, स्कोप को कंटिन्यू करते हैं, स्कोप से पहला पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं, और ढूंढते हुए चलते हैं कि कहीं स्टैंडर्ड लग रहा है क्या। नाउ आवर स्ट्रैटेजी शुड बी कि कहीं पे भी स्टैंडर्ड लगेगा हमें उसे लगाना है। हमने इसलिए बीच में एक क्लास को रोक के, इसलिए मैंने क्लास को चलते हुए चैप्टर के बीच में रोक के, कि मैंने कहा नहीं, पहले स्टैंडर्ड करो उसके बाद आओ, ठीक है। तो देख लीजिए, द पॉइंट, द फॉलोइंग पॉइंट मेरिट कंसिडरेशन रिगार्ड द स्कोप ऑफ ऑडिट।
ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, यस और नो? ये हो गया था कि ऑडिट इस तरीके की होनी चाहिए कि वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें, ठीक है। उसके बाद बोलता है टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 700, समझ गए ना? The auditor should be reasonably satisfied as to whether the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient for the preparation. मतलब जो डेटा यूज करा गया वो सफिशिएंट और रिलायबल था कि नहीं था, जिसके बेसिस पे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं, क्योंकि मुझे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए थे, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्रोप्रिएट तब होंगे जब वो जो डेटा को यूज करा गया है, वो जो डेटा था उसके लिए, ठीक है, क्या था? सफिशिएंट एंड रिलायबल था। आगे बात समझ में? इफ द अकाउंटिंग डेटा वो सफिशिएंट एंड रिलायबल, तो उससे बनेंगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट आएगी वो भी करेक्ट होगी। समझ आ गया? ठीक है। इन्फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, ठीक है, जो भी डिसाइड वेदर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड और नॉट, तो उसको चेक करना पड़ता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करा था कि नहीं करा था, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वेयर एप्लीकेबल, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये हो गया था कि नीचे वाला? यही से 4 से चालू करना है? ओके फाइन। यार आपको ऐसा नहीं लगता कि 3rd में कोई ऐसे लगना चाहिए? अच्छा, 240 कौन सा है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी in relation to fraud. Where is this fraud word here? 3rd point में मेरे को तो कहीं fraud नजर नहीं आ रहा। क्या? अरे बाबा, अब properly disclose तो ठीक है, उसके आगे तो पढ़ो। 250, very good. 250 will be applicable. Consideration of laws and regulations in the conduct of an audit of financial statements. समझ आ गया? तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है। समझ आ गया? तो मेरे को वो लॉ के रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना पड़ेगा। अब समझ आ रहा है सब? सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, रिलेट हो रही है? अब बढ़िया लग रहा है? ठीक है। अब ये जो आपने टेक्निक सीखी है ना, ये टेक्निक आपको किसी भी और स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिसको ये टेक्निक नहीं पता, मिनिमम 5 to 10 मार्क्स एडिशनली स्कोर करने में हेल्प करेगी। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये नहीं कि कहीं भी पहली लाइन में कहीं भी स्टडी एंड एवेल्युएशन अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल, अरे सर ये लगा देता हूँ, अरे ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लगाना, ठीक है, जहां पे लगे वहीं लगाना है। ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती भर के आना है इसे। आप समझ रहे हो? वो ऐसे का रेफरेंस आ ही नहीं रहा, फिर भी आप ऐसे का जबरदस्ती रेफरेंस दे रहे हो, तो वो चीजें मत करना। डोंट फिल इट अननेसेसरीली। ओके, फिल इट वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पे जरूरत है वहीं पे लिखो, जहां नहीं वहां नहीं। चलिए, ऑडिटर असेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा बाय। तो ऑडिटर क्या करेगा? असेस करेगा किसका? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि किस में दे रखी है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दे रखी है और सोर्स डेटा में दे रखी है। अब देखिए, ऑडिटर को यहां पे क्या असेस करना है? ऑडिटर का यहां पे चलेगा असेसमेंट। क्या लिखा है? ऑडिटर यहां पे असेस करना चाहता है, असेसमेंट करना चाहता है। असेसमेंट मतलब एक तरीके से चेक करना चाहता है। क्या चेक करना चाहता है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, ठीक है, तो ऑडिटर यहां पे क्या करना चाहता है? ऑडिटर यहां पे आज ही चलना है भाई। हाँ, तो ऑडिटर यहां पे, अरे यस, ऑडिटर यहां पे क्या असेस करना चाहता है? देखिए, तो ऑडिटर यहां पे असेस करना चाहता है। अब ये किस चीज का असेसमेंट करना चाहता है? ऑडिटर असेसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। अब ऑडिटर को यहां पे क्या असेसमेंट करना है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी यहां पे चेक करना है। किस चीज का?
reliability and sufficiency of the information which is contained in the underlying accounting records. ठीक है, जो reliability and sufficiency देखनी है किसकी? अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा था, बच्चों की चैट नहीं आ रही। हाँ नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कुछ तो हो सकता है ग्लिच हो। ठीक है, चलिए बेटा, आवाज़ तो आ रही है ना सबको? हाँ जी। अभी भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा? बेटा नाराज हो, बात नहीं कर रहे, ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अभी से चार्ट बनाने लग गए क्या? ये बोले सर आप क्लास में आ गए थे, आपने उनसे बात कर ली, हमसे क्यों नहीं करी? चलो अच्छा, मेरी बात सुनो, है ना। अच्छा ये बोलता है ऑडिटर असेस करेगा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ना इतना सा मत सुन के, ठीक है, ऐसे 500 मत अप्लाई कर देना, क्योंकि वहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैं, तो अपने को कीवर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे सबसे पहला ऐसे कौन सा, ऐसे 200 आता है। अब ऐसे 200 कौन सा है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में हम 200 यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आगे क्या लगता है इसमें? एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। तो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे अगर आया तो हम यहाँ पे 200 की एप्लीकेबिलिटी लगा के आएंगे, समझ आ गया। फिर ऐसे 210 कौन सा होता है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो फोकस करना ऑडिट एंगेजमेंट वर्ड पे, समझ आ गया। वो ही मिले तो ही अप्लाई करना। फिर तीसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट वर्क। तो क्वालिटी कंट्रोल कहीं आ जाता है तो आ जाएगा 240 ऑडिट 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, हाँ 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड्स इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कहीं पे फ्रॉड्स आ जाता है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 240 में लगा देंगे। जैसे हमने फिर देखा स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूटरी में कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है 299 जॉइंट ऑडिट, वो आपको बहुत ही कम मिलेगा, 300 में आता है ऑडिट प्लानिंग, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लानिंग वर्ड दिखे ना, वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। कब तक? जब तक आप ऐसे को डिटेल में पढ़ नहीं लेते तब तक। जब जैसे जैसे आप ऐसे को डिटेल में पढ़ने लग जाओगे ना, फिर तो आपको और अंदर के कंटेंट्स पता लगने लग जाएंगे, तो फिर आप और बेटर तरीके से इसको क्या कर सकोगे, लिख सकोगे, मेंशन कर सकोगे। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या लिखा है, ऑडिटर असेसेस करेगा किसको? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो किसके अंदर दे रखी है? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। समझ आ गया? ठीक है। फिर बोलता है एंड अदर सोर्स डेटा। अब ये कैसे करेगा? अब देखो यहां पे जो अपन पढ़ रहे हैं ना, वो है कि ऑडिटर यहां पे क्या करने वाला है? असेस करने वाला है किसको? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दे रखी है, एंड अदर सोर्स डेटा। तो इसको असेसमेंट जो है वो कैसे होगा? तो हम यहां पे असेसमेंट कर रहे हैं, यहां पे हम असेसमेंट कर रहे हैं, एंड आवर क्वेश्चन इज कि असेसमेंट कैसे होगा? तो ऐसे सीधे जाके असेसमेंट नहीं करेंगे हम। इस एंटायर चीज को असेसमेंट करने से पहले एक बात बताओ, आज अगर मेरे को कोई कंपनी के ऊपर डिसीजन देना है या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, तो मैं डायरेक्टली जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना चालू कर दूं?
ठीक है, आई एम गोइंग टू दी कंपनी, मैं कंपनी के पास जा रहा हूँ और फॉर एग्जाम्पल इसकी कंपनी है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैंने कहा लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पास करो, और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहने दो चलो, ठीक है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, ठीक है, और मैंने देखते ही उसकी ऑडिट करना चालू कर दिया। अब ये जो अप्रोच होती है ना, ये होती है गलत अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एज रॉन्ग अप्रोच। अगर भाई साहब आपको यही करना था ना, तो अगर यही करना है तो बाकी स्टैंडर्ड्स हमने बनाए क्यों है भाई? ये क्यों बनाई है हमने ऑडिट प्लानिंग या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? नहीं, क्या ही जरूरत है फिर इनकी? अगर आपको यही करना है तो सर फिर क्या करें? नहीं, ऑडिटर का काम तो सर आप ही ने बताया ना कि जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है। अरे मैंने ये तो बताया कि चेक करना है, बट उसकी पूरी स्ट्रैटेजी तो सीख के जाओ, अधूरा ज्ञान क्यों लेके जा रहे हो? तो होता यह है कि सबसे पहले हम जाके एंटिटी को चेक करते हैं कि एंटिटी कैसी है, एंटिटी का काम कैसा है, एंटिटी के यहां पे काम किस तरीके का हो रहा है, बिजनेसेस सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। तो सबसे पहले मुझे जाके एंटिटी के इन कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। एंड वंस आई गेट टू नो, वंस आई हैव डन विद द स्टडी ऑफ दिस एंटिटी, के मैंने हाँ एंटिटी की स्टडी कर ली प्रॉपर तरीके से, मैं जान गया एंटिटी को, एक बार मैं जान जाऊंगा ना, उसके बाद मेरे लिए चीजें ईजी हो जाएगी। क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे, अरे भाई मन में थोड़ी कोई सोच के थोड़ी आएगा, एक प्री कंसीव नोशन के साथ थोड़ी आता है। यहाँ पे कोई प्री कंसीव नोशन मतलब पहले से बनाई हुई कोई धारणा कि हमने, हम ठीक है अपने पहले से ही बना लिया, दिमाग में पहले से बना लिया। जैसे लाइगर मूवी, ठीक है, तो किसने देखी है? ओह माय गॉड भाई, मैं आई टॉक टू द टीम, आई टॉक टू द मैनेजमेंट कि आपका 10% फीस रिफंड होना चाहिए, ठीक है, आप बहुत अब झूठा बट सच में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है यार। किसने दी सजाई आपको? हाँ, छोड़ दे दोस्ती अब आपने, किसी ने नहीं देखी, आपने बना लिया इसके लिए प्री कंसीव नोशन, समझ आया? तो प्री कंसीव नोशन नहीं है, आपने इसकी स्टडी करी पहले, समझदारी, आपने पहले क्या करा, इसकी स्टडी करी। ऐसे थोड़ी है भाई, आई डोंट फील लाइक कि अनन्या पांडे के लिए तो गया होगा ये, हाँ मतलब है फेवरेट एक्ट्रेस अनन्या पांडे, फोन में भी उसका ही वो बना रखा है, उसी का फोटो लगा रखा है अनन्या पांडे है, ओह माय गॉड। कुछ नहीं करेंगे भाई, नहीं फिर कुछ नहीं भाई, 20% ज्यादा देके जाइयो, ठीक है चलो अब मेरी बात सुनो। अभी क्या होता है, अपन जैसे मूवी है, अब जैसे उसने क्या किया, उसने कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, कुछ मूवी के बारे में जाना नहीं और सीधे मूवी देखने पहुंच गया, तो हो गया ना धोखा। मगर बाकी लोगों ने क्या किया, बाकी लोगों ने पहले उसके बारे में जाना, सुना, स्टडी किया, कंट्रोल सिस्टम को जानने की कोशिश करी कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बने, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं है, इस तरीके की चीजें जानी, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को समझा कि कहां से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करी, उसके बाद जाके हमने क्या करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करा। तो अगली बार आप लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अभी एक वो आ रही है ब्रह्मास्त्र, तो बेटा फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं करिएगा बिल्कुल भी ऐसा, आप डोंट टेक दिस रिस्क, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले आने दीजिए, स्टडी करिए, फिर पता लगे बहुत बढ़िया, फिर जाइए, नहीं तो क्या होगा, धोखा। अनन्या पांडे को लिया था, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे आप, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है भाई। वहां तो एक्टिंग का एंगल 0 हो गया ना, मैं तो उस कंपनी की ऑडिट ही ना करूं बोले कौन है प्रमोटर, बोले अच्छा करण जौहर, नहीं देखनी चलिए समझ आ गया पूरा प्रॉपर तरीके से, देखेगा। मेकिंग अ स्टडी इन इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो कहीं पे भी ऑडिटर के बारे में आज से याद रखिएगा, एंड तक अगर कहीं पे भी आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा
कि ऑडिटर को यहाँ पे सफिशिएंट एंड रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी चेक करनी है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, ऑडिटर का असेसमेंट करना है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, तो ऑडिटर असेसमेंट करेगा, ऐसे 300 में भी देगा कि प्लानिंग जो करी जाएगी ना वो सबसे पहले एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने की नहीं, प्लानिंग होगी इवैल्यूएट करने की कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की। सर ये अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, इनके पास एंट्रीज कहां से आती है, जर्नल कहां से होती है, वाउचर कैसे बना रही है एंटिटी, ठीक है, फिर अकाउंट्स की एंट्रीज कौन कर रहा है, अकाउंटेंट कौन है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर कौन है, इंटरनली अकाउंट्स बन रहे हैं, बाहर किसी को भेजे जाते हैं अकाउंट्स बनाने के काम के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये सब चीजों की मेरे को यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। वंस आई एम डन विद दी स्टडी ऑफ दीज टॉपिक्स, जब मैंने एक बार में इन सब चीजों की स्टडी कर ली है, उसके बाद में मैं जाके जब रिलाई कर सकता हूं कि हाँ, तो इससे क्या इन सब चीजों की स्टडी करने से मेरे को पता लग जाएगा हर चीज के बारे में। जैसे मैंने इन सब चीजों की स्टडी करी, बात समझना एक बार, है ना, मैंने इतनी सारी चीजों की स्टडी करी, जैसे वंस आई एम डन विद द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जब मैंने एक बार इन चीजों की स्टडी कर ली तो मेरे को पता लग गया कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है। क्या है? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ये दिखा है ना आईसी, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब इट्स लाइक कैमरा वैमरा लग रहा है, गार्ड बैठा है, ठीक है, हर कोई इस रूम में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, बहुत सिक्योर सिस्टम है, इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और दूसरा होता है अकाउंटिंग सिस्टम, कि अकाउंट्स कैसे बनाए जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस क्या है इसका। तो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं उसे। समझ आ गया क्या? ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं, AS-ICS, समझ आ गया? क्या बोलेंगे इसे? AS-ICS। तो अगर ये रिलायबल है, बहुत अच्छा है कंपनी के अंदर, तो कंपनी के अंदर मेरे को 100% चेकिंग ना करके सैंपल बेसिस पे चेकिंग करना अलाउड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सैंपल के बेसिस पे चेक कर सकता हूं। बट अगर पता लगा कि नहीं, एंटिटी का तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और ये जो सिस्टम है बहुत ही बेकार है, एकदम बेकार, रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, प्रॉपर ट्रांजैक्शंस ही मेंटेन नहीं होते, अकाउंटिंग सिस्टम भी बेकार है, तो उस कंडीशन में आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब ये काम तो नहीं चलेगा, एंटिटी का सिस्टम सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे? हाँ, ऑडिट करनी पड़ेगी डिटेल में, अकाउंट्स को डिटेल में चेक करना पड़ेगा, तब जाके रिलायबिलिटी आ पाएगी। तो मुझे यहाँ पे रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करने के लिए पहले इसका बेस देखना पड़ेगा, बेस अगर स्ट्रांग है तो कम चेक कर सकते हैं। कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट, मुझे टेस्ट करने पड़ेंगे, टेस्ट मतलब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्वायरीज करनी पड़ेगी, वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एज ही कंसिडर अप्रोप्रिएट इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस। तो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इंक्वायरी या तो वो डिटेल में करेगा अगर AS-ICS खराब है तो, और अगर AS-ICS अच्छा है तो टेस्ट वगैरह थोड़े से रिड्यूस कर देगा, इंक्वायरी थोड़ी सी रिड्यूस कर देगा। अदर वेरिफिकेशन प्रोसेसेस करेगा ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आपने कैसे किए, अकाउंट बैलेंसेस को लेके, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को लेके, अकाउंट बैलेंसेस को लेके वो क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। समझ आ गया क्या? ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट आया क्या? ठीक है, तो वो क्या करेगा, इससे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्या करेगा वो, यहाँ पे ना टू लिख देना, टू असेस रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसके लिए क्या करेगा, दो काम। पहला तो क्या करेगा, सबसे पहले तो देख रहा है स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ AS-ICS, स्टडी ऑफ AS-ICS, समझ आ गया ना, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, अब इसी के बेसिस पे, क्योंकि यही चीज करी है इसने, इसी के बेसिस पे कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट, इंक्वायरीज एंड वेरिफिकेशन, क्या करेगा, कैरी आउट करेगा टेस्ट, इंक्वायरीज, वेरिफिकेशन, टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा एंड वेरिफिकेशन करेगा, टेस्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा और वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस को, ठीक है, किसको जानने की कोशिश करेगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट
अकाउंट बैलेंसेस। ये जो अकाउंट बैलेंसेस होते हैं ना, इसको तो बोलते हैं अपन क्लोजिंग बैलेंसेस। क्लोजिंग बैलेंसेस पूछ लेगा। क्लोजिंग बैलेंसेस मतलब जो भी एंटिटी बोल रही है कि हमारे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लाओ दिखाओ, बैलेंस है। और ट्रांजैक्शन मतलब जो भी साल भर में ट्रांजैक्शंस उन्होंने किए हैं, कि एंटिटी ने कहा कि हमने इस बार 35 करोड़ की एक मशीन खरीदी है, तो हमने कहा लाओ दिखाओ, ट्रांजैक्शन हुआ है ना आपका, वेयर इज द मशीन एंड वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स, वेयर आर द बिल्स। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए और अकाउंट जो बचे हुए बैलेंसेज हैं, उन दोनों की मुझे यहाँ पे क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आ गया अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? ठीक है। ये क्या है, डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स के लिए हम लोग के लिए टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। डन, हटा दूं उसे। नेक्स्ट दे रखा है, द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय। देखिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। तो याद है ना, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। अब इसके लिए वो क्या करेगा, ए कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स and other source data to see whether they are properly summarized and the transactions and events recorded therein। तो सबसे पहले आप ऑडिटर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई है कि नहीं हुई है। सो ऑडिटर यहाँ पे डिटरमाइन करना चाहता है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया। इसके लिए वो क्या बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, ठीक है, कि कंपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, दोनों को कंपेयर करेगा टू सी वेदर प्रॉपरली समराइज्ड दे प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन। मतलब ये है एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके, और ये है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ओके, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। एंड हियर कम्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आएगी। ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, किसको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। सर ये अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब जिसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है। समझ आ गया भाई? जिसके बेसिस पे मैंने जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसको क्या कहता है, अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, की जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ किया गया है। हाँ सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अंदर आता है? इसी का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। हाँ, टू सी वेदर दे प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो देखना है कि ये जो है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये प्रॉपरली समराइज तो कर रहे हैं ना ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शंस को समराइज तो कर रहे हैं ना, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, जो कि किस में रिकॉर्डेड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है। सिंपल हो गया। अभी क्या हो गया, ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना है, कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उनसे, वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है वही इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे प्रॉपरली समराइज हुई है, या फिर जो, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समराइज हुई है वो प्रॉपरली समराइज हुई है क्या, ठीक है, इन रिलेशन टू दी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दे रखे थे। आगे समझ में क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंसिडरिंग द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स दिए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। सर ये मैनेजमेंट के जजमेंट सर समझ नहीं आए। देखिए मैंने पूछा कि इस साल का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट ने बता दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या रहेंगे, वो मैनेजमेंट ने बता दिया। ठीक है, अगले साल का बजट क्या रहेगा आपका, वो मैनेजमेंट ने बता दिया। समझ आ गया क्या? तो इसको कहते हैं दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपरेशन ऑफ
कंसिडरिंग द जजमेंट्स दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे मैनेजमेंट को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिया है उसके बारे में मैं पूछूंगा कि जो अजम्पशंस लिए गए हैं या फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने फॉलो करी है, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाने का रूल, जैसे कि स्टॉक को वैल्यूएशन करने का रूल, वो आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या हर साल आप चेंज कर रहे हो? हर साल चेंज कर रहे हो तो गड़बड़ है। इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। समझ आ रहा है क्या? तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंगली द ऑडिटर असेसेस द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसलिए वो असेस करेगा, इसके हिसाब से वो असेस करेगा। क्या असेस करेगा? कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने सेलेक्ट करा है, ठीक है, क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है, द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन हैज बीन क्लासिफाइड एंड द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, किस तरीके से फिर उसको क्लासिफाई किया और डिस्क्लोजर किया। क्योंकि जो डिस्क्लोजर होगा वो किसके हिसाब से होगा और क्लासिफिकेशन होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये वही बात रिपीट हुई है। कोई डाउट है तो बोलो हाँ या नहीं। डन। 6th और 7th पॉइंट ओरली बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, उसको ओरली सुन लो। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। भाई साहब, आप मेरे से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हो जो मेरी कॉम्पिटेंस के बाहर है। अब आपने मेरे को बोला सर टैक्स पढ़ा दो, देखो टैक्स मेरे को आती है, मेरे को पता है, ठीक है, मैंने पढ़ी है, बट टैक्स में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है भाई। आपको टैक्स का कोई छोटा सा प्रोविजन मेरे को याद होगा तो मैं बता सकता हूँ, जितना ऑडिट से रिलेट हो रहा है वो मेरे को पता है। इनकम टैक्स जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें मेरे को पता है, थोड़ा कंपनीज एक्ट के बारे में पता है, बट प्रॉपरली टैक्स के बारे में मेरे को नहीं पता भाई। इतना डिटेल में याद थोड़ी रहता है। पढ़ना खुद के लिए अलग होता है, दूसरों के लिए अलग होता है। सो वॉट आई एम डूइंग इज स्टडिंग फॉर माई सेल्फ एंड स्टडिंग फॉर यू। मैं दूसरों के लिए भी स्टडी करता हूँ, बट टैक्स में मैंने सिर्फ मेरे लिए स्टडी करी है, हजारों लोगों के लिए नहीं, तो मेरा उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। अब मेरे को आज बोलते हो सर आप टैक्स पढ़ा दो, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, आई एम सो सॉरी, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। आती है मेरे को, बट इससे थोड़ी एक्सपर्टीज है, पढ़ाने जैसी नहीं आती। पढ़ा सकता हूँ, पढ़ के पढ़ा सकता हूँ, बट अभी आई एम नॉट एक्सपर्ट इन टू डैट, बरोबर, तो मैं मना कर दूंगा। तो ऑडिटर से ऐसे कोई काम करवाया जाता है जो उसके आउट ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है, सर वैल्यूएशन कर दो, सर नहीं कर सकता, मना कर देना। और नेक्स्ट आता है कांस्टेंट ऑन दी स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिटर को काम करने से रोका जा रहा है, सर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे मेरे को करनी ही नहीं है ऑडिट यार, चलो जाओ रे यार, मेरे को नहीं करनी, मेरे को खेलना ही नहीं है। जिस खेल के अंदर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस है, मेरे को खेलना ही नहीं है। चलो गाइस क्लास वाइंड अप करते हैं, ठीक है, आज खेलना ही नहीं है। आगे क्या समझ? हाँ, कल इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे, इसको एक